हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के सेशन में। मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो बच्चों देखो, हमने सॉल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर अभी तक हम देख चुके थे, जिसमें हमने सॉल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर पूरी चर्चा करी थी बढ़िया तरीके से। हमने एक एक बात जानी थी क्या मेरा सॉल्यूशन होता है। उसमें भी शुरुआत हमने की थी मिक्सचर से, मिक्सचर फिर सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमने एक एक चीज हमने समझी थी, ठीक है। तो हमने अपना फर्स्ट लेक्चर हमने उसमें कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 की, ठीक है। और देखो, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा रहेगा आपका न्यूमेरिकल के लिए काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के लेक्चर में हम काफी सारे फॉर्मुलेस के बारे में जानेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, ओके, और उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ओके। तो आई होप आपको बहुत मजा आएगा। यहाँ पे बहुत ईजी वे में ओवरऑल पढ़ाई करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करके रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड अपडेट रहना हमेशा, ओके। चलिए, तो आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, न्यूमेरिकल के हिसाब से देखें तो वो है कंसंट्रेशन। यानी आज हम कंसंट्रेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, नंबर एक चीज। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स, इनके बारे में भी आज हम जानेंगे। पर ध्यान रखना सभी लोग, होमवर्क सभी लोग करते रहोगे। आपको पता है आपके पास का भी आपको होमवर्क देते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाता है, तो वो सभी लोग करके रखना, ताकि मैं चेक करते रह पाऊँ कि हाँ भाई कौन कितना चल रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो ये चीज सभी को करनी है, स्पेशली न्यूमेरिकल्स में तो करना ही है, क्योंकि न्यूमेरिकल एक ऐसी चीज है जो प्रैक्टिस से ही अच्छे होते हैं। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो वो क्यों आता है, वो स्पेशली आपके न्यूमेरिकल्स के लिए आता है, क्योंकि वहां पर आपको एग्जाम में थोड़ा स्पीड भी दिखाना पड़ता है और एक्यूरेसी भी चाहिए। तो इसलिए प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल की, उतने बढ़िया तरीके से अपने न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे। और कैसे कैसे करेंगे चिंता मत करना, आपके पास के पहले आपको करके दिखाएंगे एंड देन आप उसको उस तरीके से करोगे एंड अश्योर 100% आप अपने न्यूमेरिकल पार्ट बढ़िया तरीके से कर पाओगे। चलिए, तो बात करते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड की जो हम आज सीखेंगे, कौन सा, मेरा कंसंट्रेशन। अब देखो ये होता क्या है। वैसे इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा मैंने लेक्चर 1 में भी बात किया था, लेकिन आज इसको हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे, एक एक बात को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन होता क्या है, देखो समझो। तो देखो, आपको ये तो पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो सभी को पता चल ही गया होगा, है ना। सॉल्यूशन क्या था कि जब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पार्टिकल्स अच्छे तरीके से मिक्स होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो क्या बनता है, आपका सॉल्यूशन बनता है। लाइक हम ऐसे कह सकते हैं, जिसमें से एक आपका सॉल्यूट और दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। ये भी हमें पता है। सॉल्वेंट कौन सा होता है मेरा, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा वो मेरा होगा सॉल्वेंट, और उसके अलावा रेस्ट जितने भी मेरे सब्सटेंस होंगे वो सारे के सारे मेरे सॉल्यूट के अंदर आते हैं। ये हम जानते हैं। अब सॉल्यूट जो है वो मैं जानता हूँ कि मेरे सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और जैसे कि मेरा सॉल्यूशन बनता है। अब बात ये आती है कि यार मुझे ये कैसे पता चलता है कि कितना मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा उस सॉल्वेंट के अंदर, को कैसे मैं एक्सप्रेस करूंगा, कैसे मैं उसे डिफाइन करूंगा। तो वो डिफाइन करने का तरीका ही मेरा कंसंट्रेशन होता है। यानी कि देखो, बात करें डेफिनेशन क्या है, बहुत इजी डेफिनेशन है, एक ही बार पढ़ के समझ जाओगे। इन केमिस्ट्री द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूट दैट इज कंटेन्ड और इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी कि कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन बस हमें इतना ही बताती है कि मेरा कितना सॉल्यूट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा मेरे सॉल्वेंट या मेरे सॉल्यूशन के अंदर। तो आप जिसे डिफाइन करोगे वो टर्म ही मेरी कंसंट्रेशन कहलाती है, ओके। तो ये है बेसिकली मेरी कंसंट्रेशन की डेफिनेशन, ओके। तो यानी कि तो ध्यान रखना है, सॉल्यूट मेरा प्रेजेंट होने वाला है या तो सॉल्यूशन में या मेरे सॉल्वेंट में, बात एक ही है ना। तो अगर हम कहें कितना मेरा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे उसे एक्सप्रेस करोगे, तो उसके लिए आप कंसंट्रेशन वर्ड यूज में लेते हो, ओके। ये बात है। अब देखो, हमारे पास देखें तो कंसंट्रेशन की भी बहुत सारी टर्म्स होती है। तो आपके बुक में जो काफी इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो सभी के बारे में बात करेंगे। अब देख सकते हो हमारे पास ये सारी की सारी टर्म्स मेरी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ओके। तो टोटल अगर देखें तो आपके बुक में एनसीईआरटी में अगर आप देखते हो तो टोटल 7 आपके पास टर्म्स रहती हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। हम एक एक करके हर एक के बारे में जानेंगे, ओके। जैसे हमारे पास कौन कौन सी है, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट, पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलरिटी। इन सभी टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। और हर एक टर्म मुझे एक ही चीज बताएगी कि मेरा कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा मेरे सॉल्वेंट या मेरे सॉल्यूशन के अंदर, बात एक ही चलती है, ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सबसे पहली टर्म से, जो मेरी कौन सी है, मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, ठीक है। और देखो सभी लोग ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन भी हाथ की हाथ ही करेंगे, ताकि आपको न्यूमेरिकल के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कि आप क्वेश्चन कैसे करना है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, उस पर भी हम पूरी पूरी बात करेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना, लास्ट तक देखते रहना है और अपने नोट्स बढ़िया तरीके से बनाते रहने हैं, ओके। चलिए, और सुनना समझना है सारा कुछ, ठीक है, सुनना समझने का सारा खेल है। तो क्या होता है, डेफिनेशन बहुत ही ईजी है। देखो, एक एग्जांपल समझेंगे, सारी डेफिनेशन एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। देखो, अगर बात करें परसेंटेज,
परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? देखो मास तो मैं पहले से ही पता है क्या होता है, मास होता है बेसिकली मेरा जो वजन होता है ना, लाइक हमारे पास कितना वजन है वही मेरा मास होता है ना, जो आप ग्राम से किलोग्राम में लेते हो। जैसे कि अगर मान लो इस पेन की अगर मैं बात करूं, इस पेन का जो वजन जो मेरे हाथ में ये करीब 10 ग्राम्स का होगा, तो 10 ग्राम्स क्या है इसका मास हो जाएगा। तो मास तो मैं पहले से ही पता है मास होता क्या है, ये तो हम जानते हैं है ना। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो वजन होता है वही उसका मास होता है, जिसको आप ग्राम से किलोग्राम में मेजर करते हो। ठीक है, वेइंग मशीन के विया कर सकते हो, आपका मेजर तो आपका मास होता है। ठीक है, अब बात है परसेंटेज। परसेंट तो सभी को पता ही है, आउट ऑफ 100 जो वैल्यू होती है उसको आप परसेंटेज कहते हो, है ना। तो यानी कि मास क्या हो गया, यानी कि टोटल मास का जितना परसेंटेज उसका मास होगा वो मास परसेंटेज कहलाता है। अब ये थोड़ा टिपिकल है, एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लो आप पेपर देते हो, ठीक है, आपका 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है और मान लो आपके उसमें 93 मार्क्स आपके आते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि भाई अपने मार्क्स का परसेंटेज निकालो, तो क्या करोगे, अपने मार्क्स अपन टोटल मार्क्स इंटू 100, यही करोगे। तो क्या हो जाएगा 93 अपन 100 इंटू 100, यानी कि 93 परसेंटेज क्या हो जाएगा मेरा नंबर परसेंटेज या मेरा मार्क्स परसेंटेज मेरा आ जाएगा। अगर मैं बोलूं मास परसेंटेज क्या होगा, तो मास परसेंटेज क्या होगा, डेफिनेशन देख लो, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। अब देखो क्या है डेफिनेशन, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतना ही करना है कि सॉल्यूशन का जो मेरा मास होता है वो मतलब सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100 अगर मैं कर दूंगा तो मुझे सॉल्यूट के लिए मास परसेंटेज मिल जाएगा। सिंपल बात है भाई, मास परसेंटेज किसके लिए निकालोगे, अपने सॉल्यूट के लिए निकालोगे, कि सारा फोकस तुम्हारा सॉल्यूट पर है, क्योंकि इसी की कंसंट्रेशन मुझे निकालनी होती है हमेशा, है ना। तो अगर बात करें सॉल्यूट का, अगर आपको निकालना है मास परसेंटेज, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक बार फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला होगा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W का परसेंटेज अगर आपको निकालना तो वो क्या होगा, मास का निकालना परसेंटेज, तो मास लिखना ऊपर, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड अपन टोटल मास। जैसे हम देख रहे हैं मार्क्स के लिए कैसे करते हो, नंबर के लिए कैसे करते हो, अपने नंबर बटे टोटल नंबर। और टोटल क्या है मेरे पास, टोटल तो सॉल्यूशन है, तो ऊपर तो आएगा मेरा किसका मास, सॉल्यूट का मास, नीचे किसका आएगा टोटल, यानी कि मेरे सॉल्यूशन का मास, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे, इनटू 100। तो ये क्या हो जाएगा मेरा मास परसेंटेज का फॉर्मूला मेरा बेसिकली हो जाता है। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इनकी यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स मेरी इसकी ग्राम और इसकी भी ग्राम में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हालांकि सिमिलर यूनिट होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा सिंबल का थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप चाहो तो। देखो ध्यान रखना, नॉर्मली जो मेरा स्मॉल जो मेरे लेटर्स होंगे ना, स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर्स, वो मेरे सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो कैपिटल वाला होगा वो या तो मेरा सॉल्यूशन या मेरे सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि ज्यादा है। ठीक है, जो बड़ी चीज होगी उसके लिए बड़ा वाला सिंबल, और जो छोटे अमाउंट होगा वो मेरा छोटा वाला सिंबल रिप्रेजेंट करता है, अक्सर यहाँ पे केमिस्ट्री में देखोगे। ठीक है, तो स्मॉल w यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट और कैपिटल W यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वाली बात है। अब इसका थोड़ा एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो। जैसे कि मान लो कहीं पर लिखा हुआ हो आपको एग्जांपल में, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 10% या 10% वेट अपॉन वेट आपको दिया हुआ है, क्या ग्लूकोज आपको दिया हुआ है। मान लो ये चीज कहीं पर लिखी हुई है 10% वेट अपॉन वेट ग्लूकोज। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये होगा ग्लूकोज सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन में लिख देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में एक बात करेंगे हम। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग ये होगा कि मेरे पास जो ग्लूकोज है वो कितना अमाउंट होगा, मेरे पास जो ग्लूकोज हो क्या होगा। देखो मास परसेंटेज क्या बताता है, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर मुझे दिया हुआ है मास परसेंटेज, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू दी हुई है 10%, इतना ग्राम्स मेरा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। यानी कि बात करें मेरे पास, इससे मैं क्या डिडक्ट कर सकता हूं, इससे मैं पता कर सकता हूं कि मेरे पास 10% दिया हुआ है ना, 10% का मतलब क्या हो जाएगा कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 grams of solution। यानी कि अगर बात की जाए कि आपसे पूछा जाता है कि यार ग्लूकोज में तक कितना ग्राम्स होगा, तो आप कैसे पता कर सकते हो, जितना परसेंटेज है उतनी ही वैल्यू ग्राम्स में लिख देना, उतना ही आपका क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूट का अमाउंट आपका हो जाता है। ठीक है, और रेस्ट जो आपका 100 होगा, टोटल तो 100 है, क्योंकि 100 में से हम बात करने वाले हैं, तो 100 ग्राम्स क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, और मैं पूछता इसी के अंदर कि सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट तो बहुत ईजी है भाई, सॉल्यूशन और देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के मेरा सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन मेरा 100 ग्राम्स है,
सॉल्यूट मेरा 10 ग्राम्स है, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा मेरा 90 ग्राम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इन तीनों का अमाउंट एक्जैक्टली पता कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। ओके, ध्यान रखना ग्राम्स में पता करोगे क्योंकि हम मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये इसको पढ़ने का तरीका होता है, तो पढ़ना भी आना चाहिए क्योंकि देखो क्वेश्चन के टाइम पे आपको इस टाइप का डाटा दिया जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे अभी, चिंता मत करना। तो आपको ऐसा डाटा दिया जाता है, तो आपको उस डाटा को एनालाइज करके एग्जैक्ट अमाउंट पता करना होता है कि मेरे को क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। ओके, अब जैसे देखो अगर बात करें, आपके पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है कि कमर्शियल ब्लीचिंग की अगर जैसे बात करें, जो कमर्शियल जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन जो होता है जो आपको बाजार में मिलता है उसके अंदर बात करेंगे ना, तो 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइट इन वाटर आपका प्रेजेंट रहता है। यानी बात करेंगे हमारी कमर्शियल ब्लीचिंग के अंदर, जबकि ब्लीचिंग पाउडर जो आपका होता है उसके अंदर अगर बात करेंगे तो वहां पर ओवरऑल आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइट आपका प्रेजेंट रहता है। अब क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो भाई वाटर तो होना ही वाला है, क्योंकि वाटर आप जानते हो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता ही है, कुछ नहीं दिया हो मतलब वाटर मेरा सॉल्वेंट होगा। ध्यान रखना, जबकि ब्लीचिंग सॉल्यूशन होते हैं ना, वहां पर सोडियम हाइपोक्लोराइट प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर, और उसका मास परसेंटेज जो है आप देखोगे पीछे पैकिंग पे लिखा रहता है, और वो आपको मिलेगा कितना 3.62 मास परसेंटेज वहां पे लिखा होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे पास ओवरऑल सॉल्यूशन तो मेरा 100 ग्राम्स का रहेगा। ठीक है, और उस 100 ग्राम्स के अंदर मेरे पास सोडियम हाइपोक्लोराइट कितना वैल्यू रखेगा 3.62 ग्राम्स। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है, तो ऐसे आप पढ़ भी सकते हो आराम से। ठीक है, तो आराम से देखना, मंगा के देखना अपना ब्लीचिंग सॉल्यूशन अगर आप यूज में लेते हो तो आप पीछे पैकिंग में लिखा भी मिलेगा आपको। तो ये आपका एग्जांपल है जो आपकी बुक में है और इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कि ब्लीचिंग में देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि ब्लीचिंग सॉल्यूशन में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट रहता है, तो पता है कौन सा होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, और कितना उसका अमाउंट रहता है 3.62 ग्राम, 3.62 मास परसेंटेज आपका प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाता है, तो हमें थ्योरी का भी ध्यान रखना है और हमें न्यूमेरिकल के हिसाब से अपने फॉर्मूले भी समझते हुए चलने। ओके, ये बात रहती है हमारा पहला कंसंट्रेशन टर्म की मास परसेंटेज का। तो आई होप यहाँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। ओके, देखो सभी लोगों को समझते हुए चलना, बस टर्म समझते रहोगे, मेरी बातों को सुनते रहोगे, अपना अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की। नेक्स्ट टर्म कौन सा है मेरा, वो है मेरा वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये क्या होता है, बिल्कुल सिमिलर होगा जैसा मेरा मास परसेंटेज था। मास परसेंटेज मैंने क्या किया था, मास अपॉन मास आया था, वॉल्यूम में क्या आएगा वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा, और कुछ नहीं, सिंपल चीज। यानी कि देखो डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब भाई वॉल्यूम है तो भाई मेरा ml में ही होगा, बिल्कुल सिंपल बात है, ml में वॉल्यूम होता ही है, प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन। मास परसेंटेज में क्या था, हम बोल रहे थे मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम, है ना। अगर वॉल्यूम परसेंट में क्या होगा, ऊपर भी वॉल्यूम और नीचे भी वॉल्यूम, पर किसका ऊपर होगा सॉल्यूट का और नीचे होगा मेरा किसका सॉल्यूशन का, जो कि टोटल है ना। परसेंटेज तो टोटल में निकलता है, यानी कि स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V, परसेंटेज क्या होगा मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट विच इन ml डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑल्सो इन ml एंड इनटू कर देंगे 100 से। तो ये क्या हो जाएगा मेरा वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल बात है, जिसके लिए परसेंटेज निकालना है उसका वही टर्म यूज में लेना है। मास परसेंटेज निकालोगे तो दोनों के लिए लोगे मास, अगर निकालोगे वॉल्यूम परसेंटेज तो दोनों के लिए क्या लोगे, उनका वॉल्यूम लोगे। पर ध्यान रखना ml में लेना है, यूनिट्स का स्पेशली ध्यान रखना। ओके, इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पर इसको सेम तरीके से पढ़ सकते हो, जैसे मान लो जैसे मास परसेंटेज में था, सेम यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे। मान लो आपको दिया होता क्या, आपको दिया होता 20% H2O2 सॉल्यूशन। ठीक है, मान लो आपको दिया होता H2O2 क्या होता है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ठीक है, और 20% दिया हुआ है, कौन सा वॉल्यूम, ये आपको दिया है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, V अपन V आपको दिया हुआ है परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कितने ml मेरा क्या होगा H2O2, तो पढ़ सकते हो कितना ml होगा मेरे पास, तो H2O2 क्योंकि मेरा सॉल्यूट तो ये मेरे पास होगा 20 ml H2O2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग ये निकल के आ जाता है, बस वही सेम तरीका, पढ़ने का तरीका बिल्कुल सेम है। जिसका परसेंटेज दिया होगा वही परसेंटेज क्या होगा मेरा ml होगा या मेरा ग्राम हो जाएगा, डिपेंड करेगा कि भाई मास परसेंटेज है या मेरा वॉल्यूम परसेंटेज है। और प्रेजेंट किस में होगा 100 ml में होगा या मेरे 100 ग्राम्स में होगा। वही वाली बात, वॉल्यूम परसेंटेज है तो ml में होगा और मास परसेंटेज हुआ तो वो मेरा ग्राम्स में हो जाएगा। तो दोनों को एक ही बार में रिलेट कर दो, एक ही बार में दोनों चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसका भी देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो आपके बुक में काफी अच्छा इसका यूज दिया हुआ है कि देखो 35% वॉल्यूम अपन वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसको आप एंटी फ्रीज भी कहते हो, इज यूज्ड इन कार्स
for cooling the engine. Okay, in this concentration the antifreeze lowers the freezing point of water to 255.4 यानी कि माइनस का 17.6 डिग्री सेल्सियस। देखो एंटीफ्रीज करता क्या, एंटीफ्रीज का देखो नाम से पता चली गया, फ्रीज यानी कि जमना, ठीक है, जिसे जम जाती है चीजें, है ना, जैसे आइस हो जाता है, तो वाटर का आइस में बदल तो क्या है, फ्रीज होगा। और कोई ऐसा कंपाउंड जो इसको रोक दे, यानी वाटर को फ्रीज नहीं होने दे, वो क्या हो जाएगा, मेरा एंटी फ्रीज हो जाएगा। सिंपल बात है। अब देखो बात कहाँ पे कर रहे हैं इसकी, हम बात करेंगे अपने उन जगहों पर जहां पर बर्फ गिरती है। आपको पता है जहां पर टेम्परेचर 0 से लोअर चले जाए वहां पर पानी तो जम जाएगा, और हम जानते हैं कार के अंदर पानी होता है, ध्यान रखना। और अगर वो पानी जम जाए तब तो भाई कार पूरी खराब हो जाएगी एक ही बार में। तो ऐसे में क्या करते हैं, इंजन के अंदर हम क्या करते हैं, एंटी फ्रीज को डालते हैं, जो हमारे कार की कूलिंग को मेंटेन करके रखता है, यानी एक टेम्परेचर मेंटेन रखता है, और मेरा पानी जमता नहीं है। क्योंकि अगर पानी जम जाएगा तो कार तुरंत खराब हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम एंटी फ्रीज उसमें डाल के रखते हैं। और क्या हमारे एंटी फ्रीज का नाम है, वो है एथिलीन ग्लाइकोल। और कितना होता है, 35% होता है वॉल्यूम अपन वॉल्यूम, यानी 100 ml अगर मेरे पास टोटल सॉल्यूशन अगर होता तो वहां पर 35% क्या है मेरा, 35 ml क्या होगा मेरा, वो एथिलीन ग्लाइकोल हम डालते हैं, जो एंटी फ्रीज का काम करता है इन कार्स इंजन। ओके, तो ये हमारी बात रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कितना टेम्परेचर कम करता है, नॉर्मली मेरा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है ना, लेकिन ये टेम्परेचर को और कम कर देगा। ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कर देता है कितना, माइनस का 17.6 डिग्री सेल्सियस, यानी इससे पहले तो मेरा जो वाटर है वो फ्रीज होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका काम ये होता है। ओके, तो ये क्या है, मेरा एंटी फ्रीज का काम होता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अगेन हमारे वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज का। अब बात करेंगे नेक्स्ट मेरा कौन सा है, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट क्या है मेरा, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। अब देखो सिंपल बात है यार, मास परसेंटेज समझ लिया, वॉल्यूम परसेंट समझ लिया। अब ये क्या है, दोनों का मिक्सचर, मास अपन वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या, मास तो ऊपर है और वॉल्यूम नीचे है। अब जो ऊपर आएगा वो क्या है मेरा, सॉल्यूट, और नीचे आएगा वो क्या है मेरा, सॉल्यूशन। यानी सेम डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। रिलेट कर पाए चीजों को, रिलेट कर पाए थोड़ा सा, अभी पता चला ना क्या हुआ यहाँ पे, सारा जादू क्या हो गया। यानी देखो W अपॉन V की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की, तो मास ऊपर आएगा, नीचे आएगा वॉल्यूम। जो ऊपर आएगा वो मेरा सॉल्यूट है, और मास है तो वो ग्राम्स में होगा। और मेरा वॉल्यूम क्या है, मेरा सॉल्यूशन का होगा वॉल्यूम, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है। और वॉल्यूम क्या होता है मेरा, ml में होता है, और नीचे वाली चीज 100 में हम काउंट करते हैं। यानी बात करें, ये क्या हो जाएगा मेरा फॉर्मूला, सिमिलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। बिल्कुल सही बात है भाई, मास है तो ग्राम्स में होगा। और नीचे वाला टर्म क्या है मेरा, हमेशा सॉल्यूशन आता है, क्या, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब वॉल्यूम अगर आएगा तो वो किस में आएगा, मेरा ml में आएगा। तो इसी तरीके से आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी बना सकते हो अपना, ठीक है। अगर भूल जाओ ना तो ऐसे भी याद रख सकते हो बहुत ईजी में। और परसेंटेज तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इसी तरीके से हमने अपनी डेफिनेशन बना लिया और अपना फॉर्मूला भी बना लिया। ओके, तो एक साथ दोनों काम मेरे हो जाते हैं। ओके, अब जैसे इसका एग्जाम्पल बात करें तो इसका भी सिमिलर एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मान लो मैं आपको क्या देता हूँ, मान लो मैं आपको देता क्या, 25% सॉल्ट सॉल्यूशन। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये होगा कि आपके पास क्या दिया है, आपको दिया 25 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये वाली बात आपकी यहां पर आती है। ओके, ये चीज आपका यहां पर आता है। ओके, तो आपके पास 100 ml ऑफ सॉल्यूशन होगा और उसमें 25 ग्राम्स आपके प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, यानी कि मास ऊपर वॉल्यूम नीचे, इस तरीके से करना है। ओके, और परसेंटेज तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करोगे। और मैंने हमेशा बोला ऊपर जो आएगा वो सॉल्यूट है और नीचे जो आएगा वो आपका सॉल्यूशन होता है। तो ये वाली चीज यहाँ पर आती है। ओके, और इसका यूज भी होता है, इसका यूज नॉर्मली आप मेडिसिन या फार्मेसी में इसका यूज अक्सर किया जाता है। आप देखना आपकी जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, या जो आपकी जो लिक्विड वाली जो मेडिसिन होती हैं वहां पर स्पेशली यूज होता है, ठीक है। वहां पर आप देखोगे जो पीछे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसको देख लेना आराम से। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर प्रॉपर्ली लिखा होता है कितने कितने केमिकल्स है, कितना कितना उनका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज वहां पे लिखा हुआ रहता है, तो आप पढ़ सकते हो क्लियरली। ओके, तो वहां पर इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये थे मेरे 3 परसेंटेज वाले, कौन कौन से, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंट और मेरा मास अपन वॉल्यूम परसेंट। ओके, चलिए अब बात करेंगे छोटा सा क्वेश्चन से, ताकि आपको थोड़ा और पता रहे कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन तो मैं करना ही करना है साथ के साथ। तो क्वेश्चन क्या, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, देन अपना कोई फॉर्मूला होगा उसको अप्लाई करेंगे। अगर न्यूमेरिकल है तो, थियोरेटिकल होगा तो अपने कंसेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका रहता है हमारे पास। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ
22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी आपको क्या बोला जा रहा है, आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का आपको क्या बताना है, आपको मास परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। अब वो किस में प्रेजेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बताना है। 22 grams of benzene is dissolved in 112 grams of कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मेरा कितना मास दिया हुआ है, वो मुझे दिया हुआ है क्या, वो दिया है 122 ग्राम्स, ठीक है। यानी बात को कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको आप CCl4 कहते हो, वो मुझे कितना दिया हुआ है, वो मुझे दिया हुआ है 122 ग्राम्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंड आपको क्या दिया हुआ, आपको दिया है बेंजीन। बेंजीन कितना दिया आपको, 22 ग्राम्स आपको दिया हुआ है, ये तो दिया है ना। 22 ग्राम्स ऑफ बेंजीन है, इज डिजॉल्व इन इतना, ठीक है, ये वाली चीज है। अब देखो वैसे तो मुझे पता चल रहा होगा कि मेरा सॉल्यूट क्या है, मेरा बेंजीन, और मेरा CCl4 क्या है, मेरा सॉल्वेंट यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मास परसेंटेज देखो आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, ये में डाउट मत रखना, मास परसेंटेज आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो। अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप नॉर्मली सॉल्यूट को बोलते हो, लेकिन अगर वो बोल रहा है कि भाई आपको CCl4 के लिए निकालना है तो इसके लिए निकाल दो, पर तरीका तो सेम रहेगा ना। कैसे निकालोगे, जिसके लिए भी निकालने वाले उसका मास हो ऊपर, अपॉन क्या रखोगे नीचे, टोटल सॉल्यूशन का मास। अब देखो ये सॉल्यूट है, ये मेरा सॉल्वेंट है, तो यानी कि मेरा सॉल्यूशन का टोटल मास क्या हो जाएगा, मेरे सॉल्यूशन का टोटल मास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 122 प्लस 22 यानी कि 144 ग्राम्स। ये क्या हो जाएगा मेरा सॉल्यूशन का। अब जिसके लिए भी निकालना हो मास परसेंटेज, तरीका बिल्कुल सेम है, जिसका निकालना उसका मास ऊपर और टोटल मास नीचे, यानी सॉल्यूशन का मास। तो मेरा मास परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज क्या हो जाएगा मेरा। अब देखो CCl4 के लिए निकालोगे तो उसके लिए निकाल लो, एंड बेंजीन का निकालोगे तो उसके लिए निकाल लो। नॉर्मली ध्यान रखना, कुछ नहीं दिया हो आपको, डायरेक्टली दिया हो तो हमेशा जो मास परसेंटेज दिया होगा वो आपको सॉल्यूट के लिए दिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन में डिमांड कर दी जाए तो भाई क्वेश्चन की डिमांड है तो करना तो पड़ेगा ही, है ना, छोड़ेंगे तो है नहीं। तो क्या करोगे, ऊपर क्या आ जाएगा मेरा CCl4 का मास, क्योंकि उसके लिए निकाला जा रहा है। क्या पूछ रहा है, मास परसेंटेज निकालना है कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए, यानी CCl4 के लिए। इसका मास ऊपर अपॉन इसका मास नीचे, और देखो आप देख सकते हो दोनों ही मैंने ग्राम्स में रखे हुए हैं, तो हमें ग्राम्स में ही रखना है, ठीक है। और इनटू कर देंगे 100 से, ठीक है। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे ऑटोमेटिक आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर करीब करीब कितना आएगा, इसका आंसर ऑलमोस्ट मैं देख सकता हूँ करीब 80 तो समथिंग आएगा ही आएगा, इतना तो आएगा। तो ऑप्शन ऑफ फर्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा मेरा, इसका करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। तो ये इसकी बात है, सिंपल चीज, तो बहुत ही इजी होता है, ठीक है, बहुत ही इजी चीज आपके लिए रहती है। अच्छा चलो मान लो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, वैसे क्वेश्चन की डिमांड तो खत्म हो गई। क्वेश्चन ने तो इतना ही पूछा था कि भाई आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए निकालना है। अगर मुझे निकालना होता बेंजीन के लिए तो क्या करते, तो हम सेम तरीका अपनाते, सेम तरीका करते। अगर मान लो मैं बोलता थोड़ा एक्स्ट्रा चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का थोड़ा फायदा रहता है ताकि आपको कोई डाउट ना बचे। किसी किसी दिमाग में आया होगा भाई भैया बेंजीन के लिए निकालना हो तो क्या करोगे, तो भी सेम तरीका। अगर मैं बोलूँ बेंजीन के लिए मास परसेंटेज, कि बेंजीन के लिए अगर मैं बोलता तो क्या आता मेरे लिए मास परसेंटेज, सिंपल तरीका होता है क्या, बेंजीन का मास अपॉन में टोटल मास, क्या होता है बेंजीन का मास 22 अपॉन टोटल क्या 144, और इनटू में कर दूंगा 100 से, जो मेरा वैल्यू निकल के आता वो मेरा बेंजीन का मास परसेंटेज हो जाता। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, या एक तरीका और भी है, थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ा सा तेज दिमाग समझो अपने बास का भैया का, कि वो इसको बिना इस फॉर्मूले के करीब ही कर सकते हैं। कैसे पता है आपको, ये पता ही है कि भाई टोटल परसेंटेज हमेशा 100% रहता है ना। यानी कि अगर मैं सभी कंपोनेंट्स को मास परसेंटेज अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल 100 आएगा, बिल्कुल आना चाहिए यार। देखो सीधी सीधी बात है, मेरे पास सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्यूट और मेरा सॉल्वेंट से। अगर मुझे पता है सॉल्वेंट का मास परसेंटेज तो मैं सॉल्यूट का निकाल सकता हूँ, कैसे, 100 में से माइनस कर दूंगा। भाई सीधी सीधी बात है ना, सॉल्यूशन मेरा दो ही चीजों से मिलकर बना है। अगर एक मेरे को पता है तो दूसरे को अगर मैं मास परसेंटेज, क्योंकि परसेंट है, और 100 से अगर मैं कर दूं माइनस, तो मुझे डायरेक्टली बेंजीन का फिर भी मिल जाता है। तो ये भी एक तरीका है हमारे पास, ओके। क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन मेरा 100% है ना, और सॉल्वेंट अगर मुझे पता है या मुझे सॉल्यूट भी पता है तो 100 में से माइनस करके मैं रेस्ट को भी निकाल सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका होता है जो आप यूज में ले सकते हो, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन मास परसेंटेज के बेसिस पे। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट जो हमारी टर्म है, अब इस पे थोड़ा आते हैं। टर्म कौन सी है मेरी, पार्ट्स पर मिलियन, जिसका PPM, यानी P फॉर पार्ट्स, P फॉर पर और P फॉर मेरा मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन की अब हम बात करेंगे, ये क्या होता है। देखो मिलियन तो सभी को पता ही है, 10 लाख को बेसिकली आप मिलियन कहते हो, यानी कि 10 की पावर जो 7 होता है उसको आप क्या बोलते हो, मिलियन कहते हो, है ना। ये तो सभी को पता ही है, आई मीन 10 की पावर 6 को आप मिलियन कहते हो, है ना। यानी कि मिलियन क्या होता है मेरा, ये तो हमें पता ही है, क्या MILLION मिलियन, यानी कि 10 की पावर 6,
ठीक है। 10 की पावर 6 होता है जिसको आप क्या बोलते हो, अपना मिलियन कहते हो, है ना। यानी कि अब हम बात किसी करेंगे, अब हम बात करेंगे कि हमारे पास देखो ये टर्म पहले यूज कब किया था, पहले ये थोड़ा समझ लो। इसका यूज हम तब करते हैं जब मेरे पास जो सॉल्यूट होता है ना, इसका अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम हो मेरे सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, तब हम बात करेंगे अपने पार्ट्स पर मिलियन की। यानी कि अगर बात करें ये क्या होता है, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, तो इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। ओके, यानी कि देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला समझो एक बार में कि ppm इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, मेरा क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो ये तो फिक्स है, ऊपर सॉल्यूट ही आएगा, पर नीचे क्या आएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये यहीं पर आएगा, और इनटू करेंगे यहाँ पे 10 की पावर 6, और इतना सा बात। ओके, यानी यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पे यही करते हैं कि मेरा जो सॉल्यूशन होगा वो तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, और मेरा जो सॉल्यूट है मेरा बहुत ही ज्यादा कम है, और ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, मुझे पता करना है, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है इस टाइप का कंसंट्रेशन को, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि मेरे मिलियन को शो करती है। ओके, यानी कि सॉल्यूट का कितना पार्ट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, अगर मेरे पास मैं 10 की पावर 6 इन द टर्म्स ऑफ मिलियंस अगर मैं बात करता हूं तो। यानी कि देखो एग्जांपल थोड़ा देखो, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं मेरे सी वाटर की, है ना, एग्जांपल आपको दिया हुआ काफी अच्छा, अ लीटर ऑफ सी वाटर विच वेट अराउंड इतना लाइक 1030 ग्राम्स करीब रहता है, कंटेन्स अबाउट 6 into 10 की पावर -3 ग्राम्स ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। यानी देखो आप देख सकते हो कि मेरे पास करीब अराउंड 1000 ग्राम्स मेरे पास क्या है, मेरा सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है, जो कि मेरा सी वाटर का है, अराउंड 1000 है या 1030 कह लो चलो, और उसमें कितना मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उसके अंदर केवल 6 into 10 की पावर -3 यानी कि 0.006 ग्राम्स। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, इसको मैं कह सकता हूं 0.006 ग्राम्स, केवल इतना प्रेजेंट है। तो इतने सारे ग्राम्स में केवल इतना ही ग्राम क्या है, मेरा बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट होगा मेरे सॉल्यूट का, जो ऐसे मुझे इसको डिफाइन करने के लिए मैं ppm वर्ड यूज में लूंगा, ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म मैं यूज में लूंगा। ओके, इसके अलावा बात करेंगे द कंसंट्रेशन of pollutants in water or atmosphere is often expressed in the terms of मिलीग्राम पर लीटर और ppm। ध्यान रखना ppm बोल सकते हो, या फिर आप चाहो तो मिलीग्राम पर लीटर भी वर्ड यूज में कई बार आ जाता है। ओके, ध्यान रखना, वैसे ये क्या था आपका, ये ग्राम्स में होना चाहिए इस कंडीशन में, और ये भी मेरा ग्राम्स में होना चाहिए। तो ppm देखो ध्यान रखना, आप चाहो तो ग्राम्स के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, या ऐसे ग्राम पर वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, तीनों ही टर्म्स आ सकते हैं, पर ध्यान रखना 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि यहाँ पर और फॉर्मूला क्या आ सकता है, यानी कि स्मॉल v यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, जहां पर दोनों क्या है मेरे ml में होने चाहिए, ml और ml, ये वाली चीज। तो ये भी फॉर्मूला जो है आप ले सकते हो यूज में, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को भी आप यूज में ले सकते हो। ओके, तो ये भी आपका सिमिलर फॉर्मूला जिसमें आप ppm में निकाल सकते हो, पर इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के टर्म्स में या मास के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में आप ppm को निकाल सकते हो। मेन क्या है, दोनों या तो ग्राम में हो या दोनों ही मेरे ml में हो, और मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर 6 से। जब ऐसा करोगे तो आपका ppm में आपका वैल्यू निकल करके आती है। ओके, इसके अलावा देखो यहाँ पर बात करेंगे ना, तो एक टर्म और भी आती है वैसे तो, वो होती है कौन सी, पार्ट्स, ये भी हम लिख सकते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ये जो टर्म है इसको भी चाहे हम यूज में ले सकते हैं। अब ये क्या होता है, देखो यहाँ पर सेम चीज है, बस यहाँ पर क्या होता है, हम बिलियन यानी कि 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिलियन क्या होता है मेरा, बिलियन यानी कि 10 की पावर 9। ओके, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास पीपीबी, जिसका पावर शॉर्ट में पीपीबी, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 10 की पावर क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, बस सेम चीज है। ठीक है, हो जाएगा मेरा पीपीबी के लिए मेरा फॉर्मूला आ जाता है, बस सिमिलर फॉर्मूला है, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन ये दोनों एक साथ चलते हैं नॉर्मली बात करें तो, बस मिलियन के मैं 10 की पावर 6 और बिलियन में आप 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करते हो, सेम वही बात है। इसको मास के लिए और इसको वॉल्यूम के लिए भी लिख सकते हो, बस अगर वॉल्यूम लो तो लेना ml दोनों को, और लोग अगर मास तो क्या लोगे, तो लोगे आप अपने ग्राम्स में, ठीक है। तो दोनों ही मेरे ग्राम्स में होने चाहिए।
ठीक है, तो ये वाली चीज आपके यहाँ पर आती है पार्ट्स पर बिलियन में। और यूज कब करने वाले हो, जब मेरा सॉल्यूट बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में होता है, ट्रेस क्वांटिटी में अगर वो होता है, तब आप क्या करते हो, इन दो टर्म्स का स्पेशली यूज करते हो। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट हमारे टर्म पर, जो मेरा कौन सा है, मोल फ्रैक्शन। अब हम इसकी बात करेंगे। अब फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल तो हमें पता ही है ऑलरेडी, है ना। मोल के बारे में तो हम कहीं ना कहीं जानते ही हैं कि मोल क्या होता है। मोल बेसिकली मेरा एक नंबर होता है, आपको पता होगा 11th में हमने पढ़ा होगा। मोल क्या होता है, मोल बेसिकली एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है ना। और वो नंबर कौन सा होता है मेरा, 1 मोल इक्वल टू होता है मेरा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये जो नंबर है मेरा, ये 1 मोल के इक्वल होता है ना, जो बेसिकली मेरे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का काम होता है, अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन होता है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ देखो मोल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, आपको जिसके लिए भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके मोल अपॉन टोटल मोल, ये जो वैल्यू आती है वो उसके लिए मोल फ्रैक्शन हो जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, एक्स से इसको काई कहते हो वैसे आप, तो इससे रिप्रेजेंट करते हो। तो जैसे कि मान लो मेरे पास पता है, जैसे कि अपने पास सॉल्यूशन होता है, ठीक है, अपने पास क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या क्या होता है मेरे पास, सॉल्यूट होता है, प्लस क्या होता है मेरे पास, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट होता है प्लस मेरे पास क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। अब मैं बोलता हूँ क्या, मेरे पास जो सॉल्यूट है, मान लो इसके N1 आई मीन N2, मान लो आपको सॉल्यूट के N2 मोल्स दिए हुए हैं और सॉल्वेंट के क्या दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है। देखो ध्यान रखना, एक चीज थोड़ी सी फिक्स कर लो कि देखो 1 और 2 आपके बुक में कई बार आते हैं, ठीक है, हर जगह आएंगे, मैं भी कई बार यूज करूंगा। तो ध्यान रखना, 1 जो होगा वो आप सॉल्वेंट के लिए लोगे और 2 जो होगा ना वो आपके सॉल्यूट के लिए आप लोगे। ठीक है, ये चीज फिक्स करके रख लेना, 1 को आप सॉल्वेंट के लिए और 2 को मैं अपने सॉल्यूट के लिए कहीं ना कहीं यूज में लूंगा, अगर मैं बात करूँ सिंबल को दिखाने के लिए। ठीक है, तो N2 यानी कि सॉल्यूट के मोल्स और N1 क्या है मेरा, सॉल्वेंट का मोल्स अगर है, तो ऐसे में सॉल्यूशन के मोल्स क्या हो जाएंगे, वो तो देंगे N1 प्लस N2, क्योंकि भाई इन दोनों से मिलकर बनाए। तो अगर मैं बोलूँ मोल फ्रैक्शन, तो मैं कहूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि काई 1, 1 क्या है मेरा, अपना सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के मोल्स ऊपर अपॉन में टोटल मोल्स, यानी कि N1 प्लस N2। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन को निकालते हो। और सेम चीज क्या कर सकते हो, हमने सॉल्यूट के लिए भी कर सकते हो। सॉल्यूट के लिए निकालोगे क्या बोलोगे, काई 2 बोलोगे, 2 यानी कि सॉल्यूट, और काई क्या मेरा मोल फ्रैक्शन है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा N2 अपॉन में N1 प्लस N2। यानी कि जिसके लिए भी निकालने वाले हो उसके मोल्स तो ऊपर आएंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या आ जाएंगे, टोटल मोल्स मेरे पास आ जाएंगे। तो ये क्या होता है, मेरा मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है। और मोल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं एक बार आपको याद करवा देता हूँ, आपको याद होगा, वैसे तो होना चाहिए वैसे। मोल का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मोल के हमारे पास कुछ फॉर्मुलेस होते हैं। क्या होता है, मोल इक्वल टू, जिसको आप N से रिप्रेजेंट करते हो, ये क्या होता है, N इक्वल टू क्या होता है, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। ये क्या होता है मेरा, ये मेरे मोल निकालने का बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा मोल निकालने का फॉर्मूला रहता है, जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, तो ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो ये था हमारा क्या, मोल निकालने का फॉर्मूला। हालांकि और भी फॉर्मूले होते हैं, 2 फॉर्मूले और होते हैं। क्या होता है, नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा, N इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाई 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप मोल्स को 3 टर्म्स में निकाल सकते हो। अगर आपको दिया हुआ है मास तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगाते हो, अगर आपको दिया हुआ है नंबर तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला, और अगर आपको दिया हुआ है वॉल्यूम तो आप लगाओगे थर्ड वाला फॉर्मूला। जहां पर थर्ड वाला फॉर्मूला स्पेशली अपने गैसेस के लिए यूज किया था ओनली। थर्ड वाला फॉर्मूला किसके लिए होता है, ओनली फॉर गैस। ओके बच्चे, पहला और दूसरा फॉर्मूला आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सॉलिड के लिए भी, लिक्विड के लिए भी, अपने गैस के लिए भी। लेकिन तीसरा वाला फॉर्मूला केवल गैस के लिए लिया जाता है, क्योंकि वॉल्यूम हम गैस के लिए ज्यादातर यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो इन फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, आप अपने मोल्स को निकाल सकते हो, और मोल्स निकाल करके आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, आपको अपने आंसर मिल सकते हैं। ओके, अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपके पास जितने भी मोल फ्रैक्शन हो, ठीक है, जितने भी कॉम्पोनेंट हो, अगर उन सभी के मोल फ्रैक्शन को अगर आप ऐड करते हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल आता है। ठीक है, यानी कि टर्म मेरे पास क्या आ रही है, यानी ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि काई 1 प्लस काई 2 जो होगी
वो क्या होगी, मेरा हमेशा 1 के इक्वल आएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 ही कंपोनेंट, तो दोनों को ऐड किया, 3 होते तो तीनों को ऐड करते और हर एक का वैल्यू टोटल क्या था मेरा 1 निकल के आता। कैसे, इसको तो हम ट्राई भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, दोनों को रख के जोड़ के देख लेते हैं। जैसे मतलब Chi1 क्या हो जाएगा, N1 अपॉन में N1 प्लस N2, और ये क्या हो जाएगा मेरा N2 अपॉन में N1 प्लस N2। अगर मैं करूँ इनका LCM तो क्या आएगा मेरे पास, देखो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, N1 प्लस N2 और ऊपर क्या आ जाएगा N1 प्लस N2। अब दोनों ही सिमिलर है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और मेरा रिजल्टेंट 1 निकल करके मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बात है, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा मेरा 1। तो ध्यान रखना, आपके जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं उन सभी का अगर आप ऐड करते हो ना किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू हमेशा 1 निकल करके आता है। तो अगर वही वाली बात है, अगर आपको एक का पता है तो दूसरे का निकालोगे कैसे, 1 से माइनस कर देना, ऑटोमेटिक आपका आंसर दूसरे के लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है मेरा मोल फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अगेन सॉल्यूट को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट को पता कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पे, जो है मेरी कौन सी, मोलरिटी। अब हम मोलरिटी की बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो ध्यान रखना, मोलरिटी क्या होती है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाली हमारी टर्म होती है। मोस्ट वाइडली जो कंसंट्रेशन टर्म है जो यूज की जाती है वो मेरी मोलरिटी होती है, जिसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। सो क्या आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अगर बात करेंगे इसका डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेरी मोलरिटी कहलाती है। यानी कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लो एक बार, क्लियर हो जाएगा। तो मोलरिटी जिसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो, इक्वल टू क्या होता है मेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which should be in liters। ओके, तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है। यानी मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी इक्वल टू होता है, ये जो टर्म है ये क्या होती है मेरी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी क्या जो सॉल्यूशन है वो आपका लीटर में होना चाहिए। देखो एक चीज आप अभी तक देखी होगी, हर बार यही हुआ है, ऊपर की तरफ मेरा क्या होता है, सॉल्यूट आता है, नीचे की तरफ मेरा सॉल्यूशन की कोई ना कोई वैल्यू रखी जाती है। अब वो मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है या मोल्स भी हो सकता है, तो अलग अलग टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन रहेगा क्या, ऊपर सॉल्यूट और नीचे मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हमारा इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, एक छोटी सी बात और, एक फॉर्मूला और भी इसका आता है क्या, अगर आपके पास वॉल्यूम लीटर की जगह पर अगर आपको मिलीलीटर दे दिया जाए तो क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, यूनिट कन्वर्जन का यूज करो। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर आपको क्या दे दिया जाए, अगर आपको दिया जाए क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हो, तो N2 जिसको आप क्या बोलते हैं, N2 बोलते हो ना सॉल्यूट को, तो क्या हो जाएगा आपका N2, तो ये हो जाएगा अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है मेरा, कैपिटल V से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, लेकिन वो मेरा क्या हो, ml में अगर दिया हो, तो ऐसे में क्या करोगे आप, इनटू किसी क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हो, और ये आपका एक साइड फॉर्मूला और निकल के आता है। ठीक है, तो या तो आपको नॉर्मली लीटर दिया जाए तब तो बिल्कुल सीधा सीधा है, और अगर आपको दिया जाए ml में अगर वॉल्यूम दिया जाए तो कुछ नहीं करना, ऊपर बस आप 1000 से मल्टीप्लाई कर देना और अपना काम हो जाएगा। और ऐसा क्यों किया, हमने यूनिट कन्वर्जन के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि हम जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, तो इसी का हमने यूज कर लिया। ठीक है, हम जानते हैं ना ये चीज, 1 लीटर क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है, तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, यूनिट कन्वर्जन कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। ओके, तो ये क्या है हमारा इसका सही तरीका होता है। ओके, अच्छा अब एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आती है, देखो जो मोलरिटी जो होती है ना वो एक टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। देखो अगर बात करें नॉर्मली मेरा मोलरिटी किसके पर डिपेंड करेगा, हम देख सकते हैं, एक तो मेरे वो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है। इसके अलावा ये मेरे वॉल्यूम पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, मेरा वॉल्यूम आ रहा है। अगर मेरा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा या मेरे नंबर ऑफ मोल्स अगर चेंज होंगे तो ऐसे मेरी मोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत आ जाता है कि आपकी मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है कि नहीं करती, तो ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर आपके लिए आता है। स्टेटमेंट क्या आता है आपके पास, स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है कि अपनी जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। के ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मोलरिटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी अजीब सी बात होगी ना, क्या फॉर्मूले में मेरे पास टेम्परेचर है ही नहीं। अब भाई कोई चीज फॉर्मूले में हो तो उस पर डिपेंड हो रही है, समझ भी आता है, लेकिन यह फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं है तब भी डिपेंडेंसी क्यों आ रही है, तो ध्यान देना,
हमारे पास फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे ना तो वॉल्यूम बदल जाता है। तो ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम हमारे टेम्परेचर पर डिपेंड है, तो यानी कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो मेरी मोलैरिटी भी चेंज होती है, क्योंकि मेरा वॉल्यूम बदल जाता है। और ये केवल इसी के लिए नहीं आता, जितने भी मेरे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सभी के लिए अगर उसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आ जाता है, समझ जाने कि वो मेरे टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी हमने क्या पढ़ा था, अपना मास फ्रैक्शन जो हमने पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था अपना, अभी सॉरी जो मोल फ्रैक्शन था हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूले में ध्यान दो, हमारे पास क्या है, वॉल्यूम नहीं आता, तो मोल फ्रैक्शन मेरा वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर वॉल्यूम का टर्म आ जाता तो ये भी मेरे वॉल्यूम पर या मेरे टेम्परेचर पर डिपेंड करता। अच्छा, वैसे एक चीज यहाँ पे मैं लिखना रह गया शायद, ये मेरा यूनिट लेस होता है, ये मेरा क्या है, मेरा यूनिट लेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी मोल्स है नीचे भी मोल्स है, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट तो बचेगी नहीं, है ना, तो ये यूनिट लेस रहता है, यहाँ पर ऐड कर सकते हो इसे। ओके, नेक्स्ट, हाँ जो मैं बता रहा था अपना मोलैरिटी का, तो ये वाली बात रहती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी समझ लो, यूनिट क्या मिलेगी आपको, यूनिट रहती है इसकी क्या, मोल पर लीटर। सिंपल बात है, ऊपर की तरफ मोल आ रहा है, नीचे की तरफ लीटर आ रहा है, तो यूनिट क्या हो जाएगी मेरी, मोल पर लीटर हो जाएगी। और कभी कभार क्या है, यहाँ पर आपको कैपिटल एम डायरेक्टली भी दिख सकता है यूनिट के लिए, कैपिटल एम यानी कि मेरी मोलैरिटी, क्योंकि वो उसका सिंबल रहता है। तो इससे कैसे आप मोलैरिटी को डिफाइन करते हो। ओके, क्लियर सभी को यहाँ तक अच्छे तरीके से। इसके अलावा अगर बात करें हमारे पास, तो मोलैरिटी की एक दो बातें और हैं जो आपको थोड़ी समझनी है। कौन कौन से कुछ स्पेशल केस हैं, देखो ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है ही, ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या है, कुछ केसेस और हमारे पास आते हैं। कौन कौन से, देखो एक तो होता है मेरा कौन सा, डाइल्यूशन का केस। डाइल्यूशन क्या होता है, मतलब कि डाइल्यूशन क्या होता है कि जैसे आपके पास पहले से एक सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, अब उस सॉल्यूशन में मान लो मैं अलग से और सॉल्वेंट डाल दूं, तो उसको क्या बोलते हैं, इसका बोलते हैं डाइल्यूशन, यानी कि और डाइल्यूट करना। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो मैं पता ही, जहां पर सॉल्वेंट और ज्यादा हो जाता है वो मेरा क्या होता है, डाइल्यूशन होता है ना। तो प्रोसेस मेरा डाइल्यूशन है। ठीक है, यानी कि तो करते क्या है, जैसे कि मान लो क्या है आपके पास, जैसे क्या है आपके पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो ग्रीन कलर है ये तो क्या है मेरा, ये ग्रीन कलर मेरा क्या है, सॉल्वेंट है, ये तो क्या है मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, और ये जो आपको पार्टिकल दिख रहा है ऑरेंज कलर का था, ये क्या आपका सॉल्यूट है, सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो डाइल्यूशन में बेसिकली क्या रहता है हमारे पास, डाइल्यूशन में ये रहता है कि देखो हमने अलग से क्या किया, ये मेरे पास क्या था, दूसरा सॉल्वेंट, और इस सॉल्वेंट को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर और डाल दूं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऐसे में ये हो जाएगा कि मेरे पास सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा बजाय मेरे सॉल्यूट के, है ना। तो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, जहां पर सॉल्यूट मेरा काफी कम होता है, तो हमने क्या किया, हमने उसको और डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करना मतलब कि सॉल्यूट तो मेरा उतना ही रहेगा, लेकिन मैं बाहर से अलग से और अपने सॉल्वेंट को डाल देता हूँ, तो ऐसे में मेरा ओवरऑल सॉल्यूशन और ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। तो आप देख सकते हो सॉल्यूट जितने यहाँ पर थे उतने ही पार्टिकल्स यहाँ पर भी हैं, लेकिन मेरा जो सॉल्वेंट है वो पहले से ज्यादा हो चुका है, तो इसको आप बोलते हो क्या, अपना डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को आप डाइल्यूशन कहते हो। यानी ये क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच वी डाइल्यूट आवर सॉल्यूशन बाय एडिंग सम सॉल्वेंट, सम एक्स्ट्रा सॉल्वेंट, इज कॉल्ड द डाइल्यूशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बात ये आती है कि मान लो स्टार्टिंग में मान लो ये जो आपका पहला वाला जो सॉल्यूशन था, इसकी मोलरिटी मान लो m1 दी हुई है। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है मान लो वो आपका v1 दिया हुआ है। ठीक है, अब तक हमने बाहर से अलग से वॉल्यूम, हमने सॉल्यूशन सॉल्वेंट को ऐड किया, तो ऐसे में क्या होगा, अब देखो हमने बाहर से अगर ऐड करोगे तो मेरा वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा पूरे का, तो मान लो वो v2 हो जाता है। अब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, मोलैरिटी वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, तो मान लो ये m2 हो जाती है, तो आप इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाल सकते हो। रिलेशन क्या होता है, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, ये क्या है, इनके बीच का रिलेशन। यानी अगर आप कभी भी वॉल्यूम अगर ऐड चेंज कर देते हो तो ऐसे में क्या होगा, मोलैरिटी चेंज होगी, जो कि डाइल्यूशन में होता है। और ऐसी कंडीशन में आप पहले और बाद की जो मैंने मोलैरिटी है वो आप आपस में रिलेट कर सकती है। कैसे, m1v1 इक्वल्स टू m2v2, यानी अगर मुझे पहले की मोलैरिटी अगर पता है, पहले का वॉल्यूम पता है, मुझे पता है मैंने बाद में कितना ऐड किया है, बाद का मेरा टोटल वॉल्यूम क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि बाद में मोलैरिटी क्या हो जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो। ओके, ये था हमारा केस नंबर 1। दूसरा मेरा होता है मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है कि आपके पास क्या होंगे, दो सॉल्यूशन होंगे, दोनों को आप मिक्स कर दो और रिजल्टेंट की मोलैरिटी क्या होगी, ये वाली बात मेरी मिक्सिंग में आती है। यानी कि देखो जैसे कि एक सॉल्यूशन है जहां पर क्या है मेरा, इसकी मान लो मोलैरिटी m1 दी हुई है और इसका वॉल्यूम मान लो v1 दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा है जिसकी मोलैरिटी m2 है और वॉल्यूम क्या है आपका v2 है। ठीक है, ये वाली चीज। अब हमने क्या किया, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया। हालांकि एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि दोनों में ही जो सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट है वो दोनों ही सेम होने चाहिए, ये वाली बात यहाँ पर थोड़ी सी आती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होने वाला है, ऐसे में देखो फाइनल मोलैरिटी यानी कि इसका अगर बात करेंगे, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम मिक्स हो गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, मेरी मोलैरिटी भी मिक्स हो जाएगी। ठीक है, यानी मिक्सचर के लिए
हमारे लिए मोलैरिटी और वॉल्यूम क्या होगा? अब देखो सिंपल बात है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, दोनों को मिक्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? नेट वॉल्यूम क्या आ जाएगा? दोनों का सम आएगा। तो V मिक्स तो क्या आ जाएगा मेरा? V1 प्लस V2 आ जाएगा सिंपल वे में, है ना। ये तो क्या हो जाएगा मेरा? V1 प्लस V2। भाई दोनों को ऐड करोगे तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दोनों का ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। लेकिन मोलैरिटी के केस में आप ऐसा नहीं करोगे, यानी ये नहीं करोगे कि M1 प्लस M2 कर दिया, नहीं। यहाँ पर क्या करते हो, एक फॉर्मूला अलग से आता है, कौन सा? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसका आप यूज लेते हो, ठीक है। यानी अगर आप क्या करते हो, दो सॉल्यूशन को मिक्स करते हो तो फाइनल मोलैरिटी कैसे निकालते हो? आप इस फॉर्मूले से निकालते हो, M1 V1 प्लस M2 V2 अपन V1 प्लस V2। ओके, ऐसे। अगर मान लो आपके पास जो सॉल्यूशन है अगर एक से ज्यादा होते, यानी दो की जगह तीन होते, चार होते, तो क्या करते? इसी फॉर्मूले में और आगे बढ़ा देते, यानी M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 प्लस M4 V4 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट मिक्सर एक मिक्सचर के लिए आप फाइनल मोलैरिटी और वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके दो एक्स्ट्रा फॉर्मूले होते हैं जो आपके लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। अगर बात करें तो अगर आप जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो ना, तो वहां पर ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस करने के कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए मिनिमम। तो ये आपके दो फॉर्मूले होते हैं मोलैरिटी के केस में। ओके, चलिए अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्म की, जो है मेरे कौन सा? मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखो मोलैलिटी क्या होता है, पहली चीज तो ये आपका थोड़ा सा अलग वर्ड है, ये मोलैरिटी से अलग होता है, पर थोड़ा ध्यान देंगे कैसे। देखो अगर बात करेंगे डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी बात लगाती है। यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स तो होंगे, लेकिन वो किस में प्रेजेंट होंगे? आपके 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूले में ट्विस्ट आएगा, जहां पर आपको फोकस रखना होगा, मैं बताऊंगा क्या होगा। पहले देखो इसको स्मॉल m से आप डिनोट करते हो, तो मोलैलिटी क्या होती है? वो होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? केजी में। तो ये इसका फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में पता है ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है हमारे पास कि नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूट होता है, मतलब ऊपर की तरफ मेरा सॉल्यूट और नीचे की तरफ क्या होता है? मेरा सॉल्वेंट है। तो नॉर्मली हम ये कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर देखो ऊपर सॉल्यूट और नीचे मेरा सॉल्वेंट है। नॉर्मली मेरा ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्यूशन होता है, नीचे क्या होता है? सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर क्या है मेरा? यहाँ पर मेरे पास सॉल्वेंट आ गया, और यहीं पर क्या होता है? मेरे फॉर्मूले में थोड़ा सा मेरा ट्विस्ट निकल करके आता है। ओके, तो ये वाली बात हमारे यहाँ पर आती है, ठीक है। तो ये हमारा ट्विस्ट आता है कि यहाँ पर ऊपर सॉल्यूट और नीचे सॉल्वेंट है। नॉर्मल केस में कहता है सॉल्यूट बटे सॉल्यूशन था, अभी क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ओके, यहाँ थोड़ा सा आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है। कई बार क्या होता है, मोस्टली गलती इस फॉर्मूले में यही होती है। ओके, नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास एक ट्रेंड बन जाता है, वो दिमाग में सेट हो जाता है, तो हमें वो सेट चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक्सेप्शन रखना है। ओके, अब देखो वही सेम बात, इसका एक फॉर्मूला और भी आता है। अगर मान लो किलोग्राम की जगह ग्राम दे दिया जाए तो क्या होगा? तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी? N2 तो क्या है, तो मेरा सॉल्यूट के मोल्स होते ही हैं, ये तो फिक्स है, ठीक है। अपॉन में क्या होगा आपका? कैपिटल M ऑफ क्या? सॉल्वेंट। अगर वो मतलब वो दिया हुआ ग्राम में, तो क्या करोगे? तो आप करोगे क्या? ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और वही सेम बात है कि ग्राम और किलोग्राम का कन्वर्जन है और कुछ नहीं यहाँ पे, कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, तो वही कन्वर्जन हमने यहाँ पे रख दिया। हमें पता है ना क्या होता है, 1 kg इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम्स मेरे पास होता है। तो ये क्या है, ये हमने यहाँ यूज कर लिया, तो ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्मूला रेडी हो जाता है। पर ध्यान रखना, मास किसका है? मेरा सॉल्वेंट का होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, स्पेशली ये चीज ध्यान रखिए, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। ओके, चलो इसके अलावा देखो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और सेम, अगर बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट क्या होती है मेरी इसके लिए? यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी होती है मोल पर केजी। अब देखो सही बात भी है, देखो ऊपर मोल है नीचे केजी है, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट हो जाती है, जैसे कि मेरी मोलैरिटी के लिए थी। वहां पर क्या था? ऊपर मोल नीचे लीटर, तो मोल पर लीटर। यहाँ पर ऊपर मोल नीचे केजी, तो मोल पर केजी। तो ऐसे करके आप यूनिट्स को बनाते हो। ओके, जैसा फॉर्मूला होता है वैसे ही मेरी यूनिट दिखती है कहीं ना कहीं, और इसको कभी कभार स्मॉल m भी डायरेक्टली लिखा जाता है, तो ये भी इसकी यूनिट बन जाती है कई बार, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंसी की, बात करें इसकी, तो यहां पर यह बात आती है कि अगर बात करें मेरी मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड
ऑन टेम्परेचर, ये मेरे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। और बिल्कुल सही बात है, करनी भी नहीं चाहिए भाई। टेम्परेचर पर डिपेंड कब करेगा, जब आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम आता है। अगर वॉल्यूम फॉर्मूले में है तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये मेरी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, ये मेरी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, मेरी मोलैरिटी डिपेंड करती है, मोलैरिटी नहीं करती है। ओके, ये वाली बात यहाँ पर आती है। अब हम बात करेंगे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज की। देखो अभी तक अगर बात करें तो हमने सारे की सारी कंसेप्ट टर्म हमने सारी की सारी देख ली जो भी आपके बुक में है, और कुछ स्पेशल भी हमने बातें करी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, अब बात करेंगे कुछ और हमारे पास और फॉर्मूले होते हैं जिनका यूज आप डायरेक्टली कर सकते हो अपने एग्जाम में, और ऐसे करके अपने टाइम को बचा सकते हो। ओके, क्योंकि देखो एग्जाम है भाई, टाइम मैनेजमेंट तो करना ही होता है, और ये हम सीखेंगे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। स्टार्टिंग से आपको ये चीज सीखेंगे, ठीक है। देखो, अगर मान लो आपको एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, रिलेशन कुछ हमें याद रखने हैं, जो डायरेक्ट रिलेशन है डायरेक्टली हम याद करेंगे, डायरेक्टली यूज लेंगे, ताकि देखो जब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, चाहे वो जेई और नीट, आपको पता है टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ता है ना। अब बोर्ड्स के लिए भी ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो, या प्रॉपर्ली मैनुअली भी कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वही बात है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट याद रहे तो वो अच्छी चीज है ना। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, वो है मोलैरिटी, मास फ्रैक्शन, मास परसेंटेज और डेंसिटी के बीच का रिलेशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का होता है 10 × YD बाई मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है मेरा, ये है मेरा कैपिटल एम सॉल्यूट आ गया ना, मतलब ये मेरा मास ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या है मेरा, मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या दिया मुझे, मास दिया किसका, सॉल्यूट का। फॉर्मूला क्या होता है, वाई क्या है मेरा, यहाँ पे समझ लो। एम तो क्या है मेरी मोलैरिटी, ये तो मेरी मोलैरिटी हो गई, कैपिटल है ना। 10 नंबर हो गया। वाई क्या है मेरा, वाई मेरी बेसिकली है क्या, मास परसेंटेज है मेरा। और डी क्या है मेरा, डेंसिटी। अब इस फॉर्मूले का मतलब फायदा क्या, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो मास परसेंटेज और पूछा जाए कि भाई आपको मोलैरिटी बतानी है, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज में लोगे डायरेक्टली। 10 × Y × D डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट, डायरेक्टली अपनी मोलैरिटी आ जाएगी, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे हमारे कुछ फॉर्मूले रहते हैं, हमें याद रखने हैं। इसके अलावा मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बार आते हैं कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो उससे आप डायरेक्टली मोलैरिटी भी निकाल सकते हैं। क्या वो है आपका, क्या देखो ये जो लिखा हुआ ना एक्स, एक्स क्या है मेरा, एक्स होता है मेरा मोल फ्रैक्शन। ओके, ये क्या है मेरा, मोल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अगर बात करें हमारे पास क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो एम सॉल्वेंट क्या है मेरा, ये मास है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ओके, ये वाली चीज। अच्छा एक बार ध्यान रखना, आप ये चीज नोटिस करोगे वैसे तो, कि अगर कभी भी कैपिटल एम के साथ सॉल्यूट या सॉल्वेंट आ जाए, समझ जाने कि वो क्या, उसका मास दिया जा रहा है, ठीक है। और अगर केवल कैपिटल एम आ जाए, ओनली कैपिटल एम, तो वो आपकी मोलैरिटी होती है। ये दो वर्डिंग आपको थोड़ी सी ध्यान रखें। देखो कैपिटल एम यानी मोलैरिटी, और कैपिटल एम के साथ कोई नाम आ जाए, सॉल्यूट या सॉल्वेंट आ जाए, तो वो उसका मास होता है हमेशा। ओके, तो ये हमारा दूसरे नंबर का फॉर्मूला हमारे पास रहता है मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के लिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगेन आपका कौन सा है, आपका मोलैरिटी, मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच का रिलेशन। वो क्या होता है कि स्मॉल एम यानी क्या है मेरा, मोलैरिटी दी हुई है, तो मोलैरिटी क्या होता है मेरा, मोलैरिटी का होता है 1000 इंटू मोलैरिटी अपन में 1000 इंटू डी, डी यानी कि डेंसिटी, ओके डेंसिटी, माइनस मोलैरिटी इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एम सॉल्यूट अभी तो सभी को क्लियर हो गया होगा, ये क्या है मेरा, कैपिटल एम सॉल्यूट यानी कि मेरा मास। तो ये मुझे मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, और मोलैरिटी तो है, ठीक है। तो ये क्या हमारा फॉर्मूला जो मुझे रिलेशन देगा अपने मोलैरिटी और मोलैरिटी के बीच में। अब देखो ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि देखो कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा आपको कि मोलैरिटी दी जाएगी और आपसे पूछेंगे मोलैरिटी निकाल के दिखाओ। तो भाई इसके अगर नॉर्मली करोगे ना, बहुत लंबा प्रोसेस बनेगा, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन डायरेक्ट एक सिंगल फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, और ऐसा करके अपने एग्जाम में टाइम भी बचा पाओगे। तो वो ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट रिलेशन के कुछ फॉर्मूले हमें पता होने ही चाहिए। ओके, क्लियर सभी को। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूलेस की बात। ओके, अब हम करेंगे थोड़े से हमारे क्वेश्चंस, ताकि आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाए कि हम कैसे कैसे अपने फॉर्मूलेस को अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या है मेरा पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन। पहले करना कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन करो आप, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन देखने हैं, उसके बाद ही अपना आंसर देखना होता है। देखो क्या है बात हमारे पास, हमें ये बोला जाता है कंसंट्रेशन टर्म्स सच एज मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन या मेरी मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये मेरे टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, पर बात करूंगा हाउ आवर मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों, क्वेश्चन मेरा ऐसा क्यों होता है, तो आपको ऑलरेडी रीजन पता है। ये रीजन क्या है मेरे पास, जिस भी फॉर्मूले में मेरे पास आएगा वॉल्यूम, वो मेरा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वरना वो नहीं करेगा, सिंपल बात है। तो अगर बात करें हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, तो देखो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर
एंड मोलरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। ओके, दूसरा क्या है मेरा, मोलरिटी इन्वॉल्व्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट while all other terms involve volatile solute. Numbers of moles of solute change with change in temperature या molarity is used for polar solvent only. तो हमें ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कौन सा हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर है। पर वही वाली बात है, ऑप्शन चारों ही पढ़ने हमेशा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर होगा, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, बात बिल्कुल सही है, और मोलरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, इसलिए क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन पहला, इसका मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है ये, थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल हम और देख सकते हैं, जैसे कि देखो न्यूमेरिकल की बात करें, ये आपका न्यूमेरिकल आ गया, क्या दिया है, व्हाट इज द मोलरिटी, आपको मोलरिटी निकालनी है ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 grams ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको ये दिया है। अब देखो कभी भी न्यूमेरिकल करो, ठीक है, हमेशा कुछ फिक्स तरीके याद रखना। पहले आप हमेशा ये करो, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो भी गिवन है, पहले उस डाटा को लिख लो, पहले समझ लो उस डाटा को, फिर अपना क्वेश्चन करो। जैसे कि देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को करूं तो कैसे करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। पहले हमेशा हमें देखना पड़ता है क्या गिवन है, क्योंकि इससे मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता है क्या मेरे को दिया हुआ है और क्या मुझे फॉर्मूला यूज में लेना चाहिए, है ना, वो वाली बात है। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो हमें फॉर्मूले में चूज करना पड़ेगा ना भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और कैसे पता चलेगा, जो मुझे गिवन होगा उससे मुझे पता चल जाएगा। देखो क्या दिया है मुझे, देखो NaOH का सॉल्यूशन है, तो NaOH तो क्या है, मेरा सॉल्यूट है। NaOH क्या है, मेरा सॉल्यूट, ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे पता है, ठीक है। इसके अलावा क्या किया है मुझे सॉल्यूट के बारे में, मुझे इसका मास दिया है, कैपिटल M NaOH दिया हुआ है, ठीक है, NaOH का सॉरी मास दिया हुआ है ना, ठीक है। तो मुझे मास क्या दिया हुआ है, मुझे मास दिया हुआ है मुझे 10 ग्राम्स का, ठीक है, ये वाली चीज, ओके। इसके अलावा मुझे क्या दिया है, मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम मुझे कितना दिया है, 500 ml दिया है, ml में मुझे वॉल्यूम दिया है, ध्यान रखना, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें इतना ही दिया हुआ है यहाँ पे, हमें निकालना क्या है, मोलरिटी, ठीक है। अब देखो जो हमें पता है वो तो ठीक है, अब फिर देखो क्या फाइंड आउट करना है, क्या मुझे फाइंड आउट करना है, वो मुझे फाइंड आउट करना है क्या, मोलरिटी, यानी कि कैपिटल M इक्वल टू मेरा क्वेश्चन मार्क मेरा हो जाता है। अब भाई सिंपल बात है, मोलरिटी के जो फॉर्मूले हैं उन्हीं में से किसी एक को यूज करूंगा, और कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें वॉल्यूम भी आता है और मेरा मास और सॉल्यूट तो आता ही है, ठीक है। तो बात करें कौन सा फॉर्मूला मेरे पास, सिंपल सबसे पहला वाला फॉर्मूला, हमें पता है मोलरिटी का क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और वो भी मुझे देखना पड़ेगा ml है कि लीटर। अब देखो मुझे क्या दिया, मुझे ml दिया हुआ है ना, तो मैं ml वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, यानी मुझे क्या दिया हुआ है ml, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर इंटू 1000 से कर दूंगा, और ये मेरा होगा सही फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला मुझे यूज में लेना है। अब देखो मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे, अब पहले मोल्स निकाल लो यार, मोल्स तो पहले निकालने पड़ेंगे ना, तो एक बार साइड में अलग से मोल्स निकाल लो। तो मोल्स क्या होता है मेरे पास, वो क्या होता है मेरे पास, मास अपॉन में मोलर मास, यही होता है ना मेरे पास, जो कि मेरे ग्राम्स में होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो मुझे कितना दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ 10 ग्राम्स मुझे सॉल्यूट का मास दिया हुआ है ना, तो 10 ग्राम तो ये हो जाएगा, अपॉन NaOH का मोलर मास क्या होता है, वो होता है अपना 40, तो यानी कि क्या हो जाएगा 1/4 मोल्स, ये बेसिकली हमें पता है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब मुझे देखो वॉल्यूम पता ही, अब कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे रखना है, तो रख दो आराम से, क्या हो जाएगा 1/4, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है मुझे 500 ml एंड इनटू मैं कर दूंगा मैं 1000 से, बस इतनी सी बात है, और कितना ही मेहनत लगेगा, क्या हो जाएगा 4 तो नीचे आ जाएगा, तो 1/4 इंटू 500 इंटू क्या हो जाएगा मेरा 1000 हो जाएगा, सिंपल। अब क्या करोगे, बस थोड़ा बहुत काट पीट लो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। 0 से मेरे 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये कर जाएगा मेरा कितने बार 2 टाइम्स, और 2 से मेरा 4 कटेगा 2 टाइम्स, यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 मोलर, ये क्या हो जाएगा मेरी कंसंट्रेशन में मोलरिटी आ जाएगी। तो देखो मैं कैपिटल M भी लिख सकता हूं, या फिर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं इसे 0.5 मोल पर लीटर, ये भी लिखा जा सकता है, दोनों ही एक ही बात है क्योंकि दोनों ही सेम यूनिट है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो मेरा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और हमें कुछ नहीं करना। तो हमें क्या दिया था, हमने बस वो डाटा हमने यूज में ले लिया, तो ऑटोमेटिक क्या है मेरा सही आंसर आ जाएगा। 500 ml था, 10 ग्राम्स मुझे दिया हुआ था, पहले मैंने देखा क्या गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग फिर मैंने देखा क्या मुझे फाइंड आउट करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने मैच करते हुए देखा कौन सा सबसे सुटेबल फॉर्मूला है, और फिर वो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। बस इतना से ही हमें करना है, और ज्यादा कुछ होता नहीं है, इतना ही हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बस यही है कि आपको सही से
कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें करनी होती है, बस जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं करने। ओके, ये वाली बात है। और इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है, जहां पर आज हमने न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो मेरे फॉर्मुलेस थे उन सभी के बारे में पूरी बात करी। कंसंट्रेशन क्या थी, उसके सारी टर्म्स हमने देख लिया, हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए, एक दो थियोरेटिकल क्वेश्चन क्या हो सकते थे वो भी हमने बात की, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी हमने जाने। तो मतलब ये वाला पार्ट हमने अच्छे तरीके से कर लिया है। पर वही है ना, होमवर्क करना बहुत जरूरी है। सभी लोग होमवर्क करना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको होमवर्क जरूर मिलेगा जो मैं आपको पर्सनली देता हूँ। तो आई होप सभी लोग उसे अच्छे से करते होंगे, और यहाँ पर भी आज भी आपको करना होगा, ठीक है। और क्लास में मुझे जरूर बताना बाद में कमेंट सेक्शन में आपको क्लास कैसी लगी, और ये आपको और न्यूमेरिकल्स करने हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्लास को लाइक करके रखना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करके रखना चैनल को। और कोई डाउट आए तो आप मेरे से इंस्टा पर कभी भी पूछ ही सकते हो, आपके पास का भैया वहां पर आपको पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। और चाहो तो आपकी क्लास से रिलेटेड डाउट हो या फिर आपको कोई डाउट हो जेई नीट या आपके करियर से रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।